नमस्कार दोस्तों, मैं फिक्स आपका अपने परिवार ड्रीम एकेडमी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, उसका नाम है वर्णमाला। वर्णमाला पढ़ेंगे आज हम। हमने पिछले टॉपिक में बात की थी भाषा, लिपि और संविधान के बारे में। वहीं से आज उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हमने पढ़ा था भाषा की परिभाषा है। आज उसी भाषा में हम पढ़ते हैं भाषा के प्रकार। कितने प्रकार? मौखिक भाषा, दूसरा प्रकार लिखित भाषा, एक तीसरा प्रकार सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है? मौखिक भाषाएं वो भाषाएं हैं जिनको मनुष्य बोलकर अपना विचार या अपना भाव दूसरे तक पहुंचाता है। यानी अगर इसकी परिभाषा बात करें, ऐसी भाषा जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों या भाव को किसी दूसरे तक बोलकर पहुंचाता है। लिखित भाषा ऐसा माध्यम जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचारों को दूसरे तक लिखकर पहुंचाता है। सांकेतिक भाषा ऐसा माध्यम जिससे मनुष्य अपने भाव और विचारों को संकेत के माध्यम से दूसरे व्यक्ति को पहुंचाता है। अब उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। इसके आगे हम मौखिक भाषा, अब वो नहीं पढ़ा मौखिक भाषा, बोलचाल की भाषा पेपर में आएगा। सांकेतिक भाषा एक भी पेपर में नहीं आता। हम पढ़ेंगे लिखित भाषा। किसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे? तो लिखित भाषा। आइए आगे चर्चा करते हैं लिखित भाषा के बारे में। लिखित भाषा में ही हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होता है। तो अगर वर्ड की परिभाषा की बात करें तो मौखिक भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई परिभाषा क्या होगी? मौखिक भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ड कहते हैं। मौखिक भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या कहलाती है? तो वर्ण कहलाती है। वर्ण की परिभाषा ये होगी मौखिक भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई जिसको हम क्या कहते हैं? वर्ण। और वर्ण के बाद आता है शब्द। अच्छा, इसका एग्जाम्पल बात करते हैं, उदाहरण की बात। जैसे आ, बड़ा, ई, का, खा, इत्यादि ये सब क्या होंगे? वर्ड कहलाएंगे। अब वर्ड के आगे बात करें, इन्हीं वर्णों से ही बनेगी। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर बात की जाए शब्द की परिभाषा में तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। क्या होगा? तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह जैसे राम, कमल, आम, दो शब्द आते हैं सार्थक निरर्थक ना। सार्थक शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ निकले, निरर्थक जिनका कोई अर्थ न निकले। जैसे बोलचाल की भाषा में आसान शब्दों में गांव घर में बोलते हैं, या बोलते हैं भैया कोई आया तो भैया पानी पिए, खाना वाना खाया ना। तो पानी वानी पिया, खाना वाना खाया। पानी कौन सा शब्द होगा? सार्थक, क्योंकि इसका अर्थ निकलेगा वानी। पानी कौन सा शब्द होता है? इसका अर्थ कोई निकलता नहीं।
तो वाणी की कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जैसे खाना वाना, खाना खाया, खाना सार्थक शब्द, वाना क्या होगा, निरर्थक शब्द होगा। खाना का अर्थ निकला, वाना का अर्थ नहीं निकला। वही इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। इन्हीं वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अगर पूछा जाए वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य की परिभाषा, तो वाक्य इनसे बनेगा, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। परिभाषा की बात की जाए, शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्दों के सार्थक समूह को हम वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल, जैसे राम घर जाता, ये शब्द क्या है, शब्द, ये भी शब्द, ये भी शब्द, और इनका एक क्रम से लिखा गया है, इनका एक सार्थक समूह लिखा गया, तो क्या बन गया, वाक्य यानी शब्द। जैसे राम घर जाता है, सीता खाना खाती है, वे सब पढ़ते हैं, मैं पढ़ाता हूं। इन सब में देखेंगे तो शब्दों का एक निश्चित समूह आ रहा है, और इस निश्चित समूह को ही क्या कहते हैं, वाक्य। अब आगे बात करें इसके आगे, वर्णमाला। वर्णमाला क्या होगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहले हम इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या होगा वर्ण। वर्ण शब्द के 3 अर्थ निकलते हैं। पहला व्याकरण की दृष्टि से, दूसरा विज्ञान की दृष्टि से, तीसरा वेद पुराण की दृष्टि से। व्याकरण की दृष्टि से अर्थ क्या निकलेगा, तो व्याकरण की दृष्टि से इसका अर्थ अच्छा होता है। विज्ञान की दृष्टि से रंग, हम जब विज्ञान पढ़ते हैं तो आपने पढ़ा होगा वर्ण विक्षेपण, यानी रंगों का बिखराव, विज्ञान में क्या होता है। वेद में क्या होता है, एक जाति। और दूसरा शब्द इसमें माला, माला का अर्थ होगा समूह। इन शब्द से मिलकर बना क्या, वर्णमाला, यानी अक्षरों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर परिभाषा बात की जाए, वर्णमाला की परिभाषा की बात की जाए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पूछा जाए वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, तो पेपर में काफी कंफ्यूजन बना रहता है कि पेपर पूछ जाता है वर्णमाला क्या है। ऑप्शन होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह, वर्णों के सार्थक समूह। तो याद रखिएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द और वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं। वर्णमाला 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 को कितने भागों में बांटा गया है, तो 2 भागों में। पहला भाग स्वर, दूसरा भाग व्यंजन। स्वर और व्यंजन
वो पहला भाग कौन सा होगा? स्वर। दूसरा भाग कौन सा होगा? तो व्यंजन। वर्णमाला इन दो भागों में बांटी गई है। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन के भागों में। अगर हम स्वर और व्यंजन को परिभाषित करें, स्वर क्या होते हैं? स्वर की परिभाषा बात करें तो ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र बोला जा सके तथा जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े। स्वर की परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र बोला जा सकता है, जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उनको हम स्वर कहते हैं। दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा की बात करें, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर की परिभाषा क्या होगी? ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र बोला जा सके तथा जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े, उन्हें हम स्वर कहते हैं। अब व्यंजन की परिभाषा, ऐसे वर्ण जिनको स्वतंत्र बोला जा सके, स्वतंत्र नहीं बोला जा सके, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, लेनी पड़ती है। ठीक है। अब इसके आगे एक बात करते हैं एग्जाम्पल से, जैसे आ, ई या ई, बड़ा उ, बड़ा उ, ऐसे शब्द ये जितने भी स्वर हैं, जैसे आ, इनको बोलने के लिए आ, बड़ा बड़ा आ, ई, उ, ओ, आओ, देखो इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ी। व्यंजन, जैसे व्यंजन का, इनको बोलना पड़ा, ठीक है, का उच्चारण करते हैं, का के साथ आदि आता है, क्या होगा? का आदि होगा। जैसे खा, अच्छा हम इसको ऐसा क्यों नहीं किए? व्यंजन ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़े, कुछ लोग बताते हैं स्वर की सहायता लेनी पड़े, व्यंजन की सहायता से भी बोला जा सकता है। जैसे आधा का और पूरा का लिख दिया जाए, इसको इस का को बोलने के लिए यहां स्वर की जरूरत नहीं पड़ी, किसकी जरूरत पड़ी? व्यंजन की। हम अव्यंजन और स्वर दोनों क्या होते हैं? वर्ड। इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिनको स्वतंत्र नहीं बोला जा सकता, इनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़ेगी। हमने स्वर की चर्चा की, व्यंजन की चर्चा की, अब स्वर को भी कई प्रकारों में बांटा गया है और व्यंजन को भी कई प्रकारों में बांटा गया है। अब हम स्वर के बारे में आगे बढ़ते हैं। स्वर के प्रकार।
इनको कई आधार पर बांटा गया है। तो पहला आधार पढ़ते हैं जीव या जीवा के आधार पर। जीव या जीवा के आधार पर। जीव या जीवा के आधार पर यानी इनको जीव के किस भाग से उच्चारित होते हैं, इनको इस आधार पर बांटा गया है। इसको इस आधार पर क्या कहते हैं, जीव या जीवा के आधार पर। जीव में जैसे कोई जीव है, इसका एक अग्र भाग होगा, मध्य भाग, पीछे वाला भाग, पार्श्व भाग। यानी जीवा के उच्चारण को के आधार पर यानी तीन भागों में जीवा को बांटा गया, उन्हीं का उच्चारण किस स्थान पर होता है उनके आधार पर इनको बांटा गया है। पहला कौन होगा, जो जीव के आगे वाले हिस्से से निकलेंगे उनको अग्रस्वर, जो बीच वाले हिस्से से निकलेंगे उनको मध्य स्वर, जो जीव के पिछले हिस्से से निकलेंगे उनको हम कहेंगे पार्श्व। तीन भाग में बांटा गया है। ऐसे स्वर जो जीवा के अगले भाग से निकलते हैं अग्रस्वर कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे वर्ण जो ऐसे स्वर जो जीवा के मध्य भाग से निकलते हैं उन्हें मध्य स्वर, जो जीवा के पश्च भाग से निकलते हैं उन्हें पश्च स्वर कहा जाता है। कौन कौन से होते हैं, कौन स्वर किस में रखे जाते हैं, तो हम मध्य स्वर में रखेंगे कौन, एक याद कीजिए आ, कौन सा आ। अब पश्च स्वर की बात करें तो पश्च स्वर तीसरे नंबर पे आता है। तो तीन आ को छोड़कर तीन के जैसे बनने वाली जितनी भी आकृति होंगी वो सारे किस में आएंगे, पश्च स्वर में आएंगे। कौन कौन से, बड़ा ई नहीं होगी, बड़ी ई नहीं होगी, उसके बाद ऊ, बड़ा ऋषि नहीं होगा, ए नहीं होगा, ओ और आओ। कितने स्वर किसमें आएंगे, पांचवें स्वर में। अग्र स्वर में अब जितने स्वर बचे वो किसमें आएंगे, अग्र स्वर में। कितने स्वर बचे, छोटी, बड़ी, उसके बाद ओ हो चुका ऋषि और ए। कितने स्वर होंगे, किसमें आएंगे, तो जीवा के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन से, अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर। एक याद कीजिए, मध्यस्वर आ छोटा और पश्चस्वर टी के जैसे बनने वाली जितनी आकृति होंगी वो सब आएंगे, और अग्रस्वर में शेष बचे स्वर किसमें आएंगे, अग्रस्वर में। आगे बात करते हैं हमें पहले बात करनी चाहिए थी स्वरों की संख्या के बारे में। माफ कीजिएगा, हमने पहले स्वर का थोड़ा प्रकार पढ़ लिया, अब उसके पहले संख्या पढ़ लेते हैं, फिर उसके अगले प्रकार पे चर्चा करेंगे। स्वर की संख्या पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी है, आइए चर्चा करते हैं उनके बारे में। स्वरों की संख्या कितना है, आ ई उ ऋषि, ए ओ कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। स्वरों की कुल संख्या कितनी हुई, 11। पूछा जाए हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर होते हैं, तो हिंदी भाषा में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11 स्वर होते हैं। हमने उनको लिखा आ ई उ ऋषि ए ओ अ। एक कितने होंगे, स्वर होंगे। याद रखिएगा, अंग आह स्वर नहीं होते, अंग और आह स्वर नहीं होते। उनके बारे में आगे हम बात करेंगे वो क्या होते हैं अगर स्वर नहीं होते तो। आइए बात इनके बात करते हैं। पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी होती है, इसकी मात्रा नहीं होती।
इसकी मात्रा देखिए इस तरह बड़ा ऋषि ए एल ओ और इनकी मात्रा है। पूछा जाए मात्राओं की संख्या कितनी है, तो मात्राओं की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मात्राओं की संख्या कितनी होगी? 10। यदि प्रश्न आ जाता है मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या बताइए, तो मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? तो 10 ही होगी। पूछा जाए नामों ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या 11 होती है। अगर पूछ लिया जाए मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या, तो मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होगी? 10 स्वर होंगे। अब बचता है आ के बारे में बात करते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको उदासीन स्वर कहते हैं। उदासीन मतलब होता है जिसके साथ जो जाए उसके साथ उसे ढल जाए। जैसे अगर का को हम आ के साथ जोड़ते हैं तो का आ के साथ भी एडजस्ट कर लेता है, खा के साथ जोड़ते हैं तब भी। इस कारण इसको उदासीन स्वर कहा जाता है। उदासीन स्वर इसको सहित स्वर कहते हैं। अब सहित स्वर क्यों कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करें। सहित स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए यहाँ पर का और आ जब दो वर्णों का मेल हुआ तो आ का अस्तित्व तो खत्म हो गया, यानी खुद को सहित करके इसको जीवित कर दिया। आधा था इसको पूरा कर दिया, खुद को समाप्त करके, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सहित स्वर कहा जाता है। इसको अमात्रिक स्वर कहते हैं। अमात्रिक स्वर क्यों? क्योंकि इसकी कोई मात्रा नहीं होती। सभी की देखिए निश्चित मात्रा है, इसकी कोई निश्चित मात्रा नहीं है, इसलिए इसको अमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब आगे बात करें अमात्रिक स्वर, और इसको अदृश्य स्वर भी कहा जाता है। अदृश्य स्वर क्यों? क्योंकि देखिए जिसके साथ जुड़ता है दिखाई नहीं देता, इस कारण अदृश्य स्वर कहा जाता है। अब हमने बात कर ली स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं। मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी? 10। और हमने आ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य कुछ बात की। उदासीन स्वर क्या होते हैं, सहित स्वर क्या होते हैं, अमात्रिक स्वर क्या होते हैं, अदृश्य स्वर क्या होते हैं, इन सबकी चर्चा की। अब इसके आगे हम पढ़ते हैं स्वरों के प्रकार पर हम चर्चा कर रहे थे। हमने जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ा। आगे बढ़ते हैं स्वरों के प्रकार के बारे में भी चर्चा करते हैं। पूछा जाए स्वरों जिह्वा के आधार पर स्वरों के प्रकार, तो कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार। तीनों के बारे में हमने चर्चा की, कितने कितने होते हैं। आगे बात करते हैं मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के प्रकार। मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के प्रकार। अब विवर का मतलब क्या होता है? विवर का मतलब होता है खुलना, यानी मुख खुलने के आधार पर स्वरों के प्रकार भी हम कह सकते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला सम्मिलित, दूसरा अर्ध सम्मिलित, तीसरा विपरीत और चौथा अर्ध विपरीत। कितने प्रकार के? तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? सम्मिलित, अर्ध सम्मिलित, विपरीत और अर्ध विपरीत स्वर। ये 4 प्रकार के होते हैं। किसके आधार पर? मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर। कौन कौन से स्वर किसमें आते हैं उनकी चर्चा करें। तो हम याद करते हैं एक ट्रिक सम्मिलित यूरी।
अच्छा, समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है बंद। लिख देते हैं यहाँ पर नीचे। समृद्ध का अर्थ क्या होता है? बंद। अर्ध समृद्ध का क्या होगा? आधा बंद। विपरीत का क्या होता है? खुला। अर्ध विपरीत का क्या होगा? अर्ध खुला। अब हम ट्रिक की बात करें तो समृद्ध यूरी। समृद्ध यूरी। समृद्ध यूरी मतलब इस ई से ई बड़ी ई, ऊ से ऊ बड़ा ऊ, उसके बाद री से ऋषि। यानी समृद्ध स्वर कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? समृद्ध यूरी, ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ, री। 5 प्रकार के हो गए। आगे बात करते हैं अर्ध समृद्ध। याद रखिए, एक चोटी वाली जितनी मात्राएं होंगी किसमें आएंगी? अर्ध समृद्ध में। कौन कौन सी होती है? ए और ओ। इसकी मात्रा क्या होगी? ए। इसकी मात्रा क्या होगी? ओ। अर्ध समृद्ध यानी याद रखेंगे, एक चोटी। विपरीत का मतलब होता है खुला। इसमें केवल एक ही आता है। कौन सा है? आ। अब जो बचा वो किस में आएगा? अर्ध विपरीत में। कौन कौन बचा? आ बड़ा आ हो गया, ई ऊ ऋषि हो गया, ए बचा, उसके बाद आ बचा। हम पढ़े मुख विवर या मुख द्वार के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? 4। समृद्ध, अर्ध समृद्ध, विपरीत, अर्ध विपरीत। समृद्ध का मतलब होता है खुला, अर्ध समृद्ध का मतलब आधा खुला, विपरीत का मतलब समृद्ध का मतलब होता है बंद, अर्ध समृद्ध का मतलब आधा बंद, विपरीत का मतलब खुला और अर्ध विपरीत का मतलब आधा खुला। समृद्ध यूरी इसकी ट्रिक होगी। समृद्ध यानी समृद्ध स्वर कितने होते हैं? तो ई ऊ ऋषि। और अर्ध समृद्ध ए चोटी ए और ओ की मात्राएं। उसके बाद विपरीत बड़ा आ, उसके बाद होगा अर्ध विपरीत आ और ए और औ। ये कितने स्वरों के प्रकार हमने पढ़ लिए इसमें। आगे बात करते हैं व्युत्पत्ति और उत्पत्ति के आधार पर और मुख्य उच्चारण स्थान के आधार पर, मात्रा के आधार पर अभी स्वरों के प्रकार पढ़ना बाकी है। अब इसकी चर्चा हम अगले पाठ में करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।